सोचो एक ऐसा देश जिसे मर्डरर, क्रिमिनल और रेपिस्ट मिलकर चला रहे हो। जब चाहे क्राइम कर सके, जब चाहे किसी भी गरीब को गाड़ी से कुचल सके या किसी भी लड़की को उठाकर जो चाहे वो कर सके। और जो जज जिनका काम है इंसाफ दिलाना, वो उन क्रिमिनल्स की मदद करने लगे। और गलती से भी अगर वो जजेस पकड़े जाए तो वही क्रिमिनल मिलके उन जजेस को बचाए और उन्हें प्रमोशन दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही सोचोगे ना कि ये तो बहुत बेकार देश है। पर अफसोस की बात यह है कि वो देश है इंडिया। इंडिया बर्बाद हो रहा है, बस फर्क इतना है, पहले कांग्रेस ने किया था और अब बीजेपी कर रही है। गरीब आदमी झूठे केस में 40 साल की जेल काटता है और वहीं ये जजेस अगर 15 करोड़ का भी स्कैम कर दे तो पुलिस इनके सबूत मिटाने पर लग जाती है। यहाँ पर इंसाफ इस बात पर नहीं मिलता कि आप कितने ईमानदार हैं, बल्कि इस बात पर मिलता है कि आप कितने पावरफुल हो और आप कितने पैसे वाले हो। और मीडिया, इसका तो पूछो ही मत, जिसका काम है सच्चाई दिखाना, वो रूलिंग पार्टी की दलाली करने में लगी हुई है। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। और इस केस में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, बल्कि कांग्रेस भी शामिल थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाने का फैसला किया और इन्हें सजा मिलने ही वाली थी, तभी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर पूरा का पूरा नियम ही चेंज कर दिया और ये बोल दिया कि आगे से जो पैसे आएंगे हम उन्हें प्राइवेट रख सकते हैं। मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की चोरी जब एक साथ पकड़ी गई तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया और एक साथ मिलकर पूरा का पूरा नियम ही चेंज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। तो अब इस चीज़ से एक बात तो साफ है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को वोट दे देंगे तो भाई इसमें भी आपका ही नुकसान है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि एक चोर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलता है और दूसरा जाति कार्ड। चलो ये तो वो स्कैम है जो सरकार चोरी छुपे कर रही है, लेकिन खुल्लम खुल्ला स्कैम चल रहे हैं भाई। वाराणसी के अंदर 807 करोड़ में 3.7 किलोमीटर बनाया गया, मतलब 215 करोड़ पर किलोमीटर। अब आप कहोगे कि चलो रोप वे है, जगह वगह लेनी पड़ती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं चाइना की बुलेट ट्रेन का कॉस्ट वो है 121 करोड़ पर किलोमीटर। यानी वाराणसी का रोप वे चाइना की बुलेट ट्रेन से भी महंगा है। मतलब वाराणसी में खुल्लम खुल्ला स्कैम चल रहा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारे खिलाफ केस हो जाएगा और हम बस यही सोच सकते हैं कि स्कैम हो रहा है। और स्कैम की बात आए और नितिन गडकरी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं यहाँ पर इथेनॉल स्कैम के बारे में तो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो स्कैम है ही नहीं, वो तो एक पॉलिसी है जो 2030 में आनी थी, लेकिन जल्दी अमीर होने के चक्कर में नितिन जी ने इसे 2025 में ही लागू कर दिया। 15 रुपये का पेट्रोल बोलकर और तरह तरह के झूठ बोलकर गडकरी जी ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। यही सेम चीज़ अगर किसी नेता ने चाइना या अमेरिका में की होती तो इसका अंजाम बिल्कुल अलग होता। अमेरिका में तो मीडिया ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि सामने बैठा आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। और यहाँ पर तो वैसे भी मीडिया कठपुतली है, वैसे भी इन नेताओं से कुछ पूछने नहीं वाली। इसके अलावा द्वारका में हुआ स्कैम, जिसमें 2023 के तहत जो रोड बनने थे उसमें 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर लगने थे। और जब ये टेंडर पास हुआ तो इसे बढ़ाकर पहुंचा दिया गया 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। मतलब एकदम से दाम 20-30 गुना तक बढ़ा दिया गया। वहीं अगर वापस से चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ के नॉर्मल हाईवे की कॉस्ट 100 से 150 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की होती है और एक्सप्रेसवे में 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। मतलब यहाँ पर पैसे तो चाइना के बराबर खर्च हो रहे हैं, या ये कह लो कि उससे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की रोड इतनी जल्दी कैसे टूट जाती है? जहाँ चाइना के रोड 20-20 साल तक चलते हैं, यहाँ इतनी जल्दी गड्ढे कैसे हो जाते हैं? यहाँ आपको हर 10 किलोमीटर के दायरे में इतने गड्ढे मिलेंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी नया नया ही बनाया गया था राम सेतु ब्रिज, उसमें भी गड्ढे हो गए हैं, जो बहुत महंगा बना था। रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। चलो आपने रोड पर स्कैम कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कैम कर लिया, कम से कम स्टूडेंट को तो बख्श देते। ऐसे ऐसे लोगों को एग्ज़ाम का टेंडर मिल जाता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या फिर उन्होंने पैसों का घपला किया हो। और यही बात अगर उनकी सरकार से अच्छी बातचीत है तो वापस से ले जाते हैं टेंडर। और फिर जब उन्हें टेंडर मिल जाता है तो एग्ज़ाम सेंटर में ना तो इंटरनेट होता है और ना अच्छी सुविधा। कभी एग्ज़ाम सेंटर अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता, कभी एग्ज़ाम सेंटर जंगल में चला जाता है और हर साल पेपर लीक हो जाते हैं। और जब स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं या तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सोनम वांगचुक की क्लिप पूरी तरीके से सर्कुलेट की गई बीजेपी के आईटी सेल्स के द्वारा और यही चीज़ हुई सोनम वांगचुक के साथ। फर्जी क्लिप के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब बाद में जाकर पता चला कि ये क्लिप फर्जी है, उसके बावजूद भी उन्हें जेल में रखा गया। मतलब कोई सेंस है इस बात में कि सरकार के द्वारा कोई भी फर्जी क्लिप खुद ही वायरल कर दी गई हो
और उसके बाद उसे खुद ही फर्जी बता दिया गया हो और उसके बावजूद भी उस आदमी को जेल में ही रखा गया हो। ये सब हो रहा है इंडिया में। और ये सिर्फ सोनम वांगचुक का केस नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे पत्रकार होते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्हें तो मरवा ही दिया जाता है। जो सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करे या तो उनके घर रेड करवा दो या उन्हें जान से ही मरवा दो। और इतना ही नहीं, बल्कि कई केसेस में देखा गया है कि IAS IPS ऑफिसर किसी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं तो बड़े बड़े मंत्रियों की धमकियां आने लगती है उनके पास। मतलब एक बात तो साफ है, IAS और IPS की पोस्ट जो हमारे देश में टॉप पोस्ट में से आती है, इन मंत्रियों के सामने वो भी झुक जाती है। और ये सारे क्रिमिनल्स देश का फ़ायदा करने के बजाय खुद का फ़ायदा करने में लगे हुए हैं और कॉरपोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन का फ़ायदा करने में लगे हुए हैं। और बिजनेसमैन से याद आया अडानी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन पर अडानी के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए असम में उनके ऊपर कुछ तो आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत तरीके से ज़मीन ली है और ये असम कोर्ट ने बोला था। इसी तरह अडानी के ऊपर काफ़ी सारे आरोप है जिन्हें मोदी जी छुपाने की कोशिश करते हैं। करप्शन हमारे देश में इस तरह से सड़ चुका है कि साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे देश को क्रिमिनल्स चला रहे हैं। और चला ही नहीं रहे, बल्कि ये सब प्रूव्ड है। बीजेपी के लगभग 60% MP पर क्रिमिनल चार्जेस है और कांग्रेस के 50% MPs पर क्रिमिनल चार्जेस है। मर्डर, रेप, ये सब चार्जेस तो कॉमन है। और तुम्हें पता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ये सब नहीं होता। जापान की अगर बात करें तो वहाँ साल 2 साल में कोई एक करप्ट नेता देखने को मिलता है और जैसे ही किसी पार्टी को उसके बारे में पता चलता है वो उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। और यहाँ तो अगर आप कोई क्राइम करो तो आपको किसी भी पार्टी में इन्विटेशन मिल सकती है, बस आपके पास क्राइम करने का हुनर होना चाहिए। हमारे देश में करप्शन इस हद तक पहुँच चुकी है कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और अगर मैं आप में से 10 या 20 लोगों को इंस्पायर कर पाता हूँ और वो 10-20 लोग आगे किसी 10-20 लोगों को इंस्पायर कर देते हैं तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आती रहेगी।